अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मशरक़ वस्ता में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज़ तरीन नज़र आ रही हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक ही हफ्ते में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से दूसरी मरतबा गुफ्तगू की। बड़ी तवील गुफ्तगू ये रही, जिसके बाद ये बताया गया कि अमन लाने के लिए, इस्तेहकाम लाने के लिए ख़ित्ते में पाकिस्तान अपना जो किरदार है वो अदा करता रहेगा। और साथ ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इजराइल की जानिब से जो हमले तेज़ किए गए और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले तेज़ किए गए, उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है। दूसरी जानिब आपको ये भी इल्म होगा कि पाकिस्तान अब कल वज़राए ख़ारजा की मेज़बानी करेगा, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जो है वो शरीक होंगे और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी उनकी मुलाकात होगी। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान दोनों ने मैक्सिमल पोजीशंस ली हुई हैं और एक तरफ अमेरिका पर खलीजी रियासतों की जानिब से ये दबाव भी है कि न सिर्फ आर्जी जंगबंदी हो ईरान के साथ, बल्कि ईरान की जो जंगी सलाहियत है उसको भी ख़त्म किया जाए। क्या पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से जंगबंदी हो सके, उसमें कामयाबी हासिल होगी? इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इन फोकस हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक की वज़ीर दिफा और भारत के साथ जंग के बाद सिफारतकारी जो दुनिया भर में पाकिस्तान ने की, उसका भी एक अहम हिस्सा रह चुके हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं एम्बेसडर मसूद खान साहब, सिफारतकारी में बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम दस्तगीर साहब, एक ऐसे वक्त में जहाँ पर हम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के जल्द से जल्द ऐसे मामला तय हो जाएं कि सीज़ फायर की तरफ जाएं या डायरेक्ट टॉक्स की तरफ ईरान और अमेरिका जाए, उसी में हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल की जानिब से बड़ी तेज़ तरीन हमले किए गए हैं ईरान के ऊपर। क्या आप समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल ये पूरी कोशिश कर रहा है कि इस हमलों को एज लेवरेज यूज़ किया जा सके ताकि निगोसिएशंस आसान हों? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। पाकिस्तान का पहला जो मफाद है कौमी सलामती का, जी, वो ये है कि ये जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, ये जो तनाज़ा है ये फैल कर ईरान और अरब ममालिक की जंग में तब्दील ना हो। ये एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। ईरान हमारा हमसाया है और जो अरब ममालिक हैं वो हमारे मुआशी पार्टनर भी हैं, उनके साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात भी हैं और हमारे लाखों लोग वहाँ रोजगार के लिए मुकीम है। तो हमारे दोनों तरफ जो है वो इंटरेस्ट है। राइट। तो पहली कोशिश पाकिस्तान की तो ये है कि ये जो इससे पहले कि हम ईरान अमेरिका जंग को रुकवाने की कोशिश में हमने जिसका आगाज कर दिया है, लेकिन इससे पहले ये भी है कि जो अरब ममालिक हैं उनको अभी तक उनकी तरफ से ईरान के ऊपर कोई कहते हैं बड़े पैमाने पर जारियत नहीं हुई। सही। हालांकि रोजाना अटैक्स हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की पहली कोशिश तो ये इस पर मुहित है। दूसरा ये है कि जो ओवरऑल आपस में पॉइंट्स का तबादला हुआ, वो चूंकि पहली जब भी आगाज होता है मुज़ाकरात का तो दोनों फरीक जो हैं अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं। सबसे ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करते हैं और फिर मुज़ाकरात के जरिए उन जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है उससे नीचे आते हैं जहां उनको स्पेस नजर आता है। यहाँ इस वक्त जो है वो वाज़ेह है कि इस जंग के मामले में अमेरिका और इसराइल के मफादात अलग-अलग हो चुके हैं। इसराइल का मफाद तो ये है कि अमेरिका और वो खुद भी ईरान को नेस्तो नाबूद कर दें, यानी मिटा दें उसको, ताकि वो ईरान के इसराइल के लिए खतरा ना रहे। लेकिन अमेरिका का ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो ईरान को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दे। और उसका ये भी इंटरेस्ट है अमेरिका का, जिसकी तरफ ज़ाहिर है हम सब उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, कि ये जो अरब ममालिक हैं ये ना सिर्फ दुनिया को तेल और गैस सप्लाई करते हैं, लेकिन इसके अलावा पिछले 25 सालों में 21वीं सदी में ये अरब ममालिक जो हैं दुनिया के बहुत सारे सो कॉल्ड नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स जो हैं, जिसमें पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीइथाइलीन है, जिसमें मेथनॉल है, सल्फर है, हीलियम है, अमोनिया है, खाद है, उसके भी ये मेजर सप्लायर्स हैं। तो सिर्फ ये नहीं हुआ कि तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं, बहुत सारे ममालिक की पूरी इकोनॉमीज जो हैं वो बंद हो गई हैं इस वजह से कि उनको सल्फर नहीं मिल रहा या उनको जो सप्लाई है वो इंश्योर नहीं। तो लिहाजा अमेरिका की ये कोशिश होगी कि वो
आबना होर्मुज को खुलवाने की कोशिश करे, जो कि इस वक्त ईरान के पास सबसे बड़ा लेवरेज है। ओके। तो लिहाजा इसके ऊपर जो है वो हमें ये एक तवील और सबर आजमा निगोशिएशंस होंगी, क्योंकि अब जो मामलात पहले शायद गैर रस्मी तौर पर चल रहे थे, जैसे आपने होर्मुज जो थी 27 फरवरी तक खुली थी, सही। उसमें आजादाना तजारत हो रही थी, लेकिन अब जबकि इस जंग के बाद जिसमें ईरान में बहुत ज्यादा तबाही हुई है, एक तनाव फैला है पूरी दुनिया में, आबना होर्मुज जो है वो दोबारा उसकी जो अहमियत है वो उजागर हुई है। इसके लिए फिर एक पाकिस्तान ने अपना जो रोल अदा करना है, वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि ईरान का पाकिस्तान पर एतमाद भी है, और गालिबन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, ईरान समझता है, जहां अगर वो उसके नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए जाते हैं तो इसराइल को जुर्रत नहीं होगी कि वही हमला कर सके। ओके, अब ये जो आपने बात कही ना कि जो हमारी इस वक्त पोजीशन है इन ममालिक के साथ, हमारे जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, उसकी बिना पर पाकिस्तान के ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी सबके सामने, और खलीजी ममालिक के साथ भी। लेकिन क्या एम्बेसडर मसूद साहब, पाकिस्तान हैज़ दैट डिप्लोमेटिक वेट टू ब्रिज द गैप, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ वी आर जस्ट मैसेजिंग, वी आर जस्ट बीइंग अ फैसिलिटेटर ओवर हियर? एक तो मैं समझता हूँ कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने बहुत जामे गुफ्तगू की है और उन्होंने हर पहलू को कवर कर लिया है, लेकिन मैं जो आपके सवाल का जवाब ये देता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लीजिए। सन 1947 से पहले जो है सलामती काउंसिल की इंटरसेशन का पाबंद रहा है पाकिस्तान। सलामती काउंसिल के कश्मीर के ऊपर जो भी करारदादें थी, उसके बाद 1971 में पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका की सुलह करवाई थी। फिर जो अभी हाल में चले जाएं, यहाँ से जो अमेरिकी फ़ौजों का इनखला हुआ है अफ़गानिस्तान में, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार था। यानी तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो भी मुज़ाकरात हुए थे बसपर्दा, वो पाकिस्तान ने करवाए थे। सही। फिर ये है कि ये भी याद रखिएगा कि गुज़श्ता बरस जब इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला किया था ईरान के ऊपर, तो उस वक्त जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ वाशिंगटन में मौजूद थे, तो सदर ट्रंप ने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप हमारे दरमियान जो हसास सियासी और सफारती गुफ्तगू, इसको आगे बढ़ाने में हाथ बटाएं। पाकिस्तान ने वो किरदार बड़े काबिल सताइश अंदाज में, बड़े तामीरी अंदाज में अदा किया था। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि हमारे पास क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं। फिर ये है कि जो फ़र्ज़ कीजिए कि सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवाई थी चीन ने, उसके पीछे भी पाकिस्तान था। और फिर जो है हम अफ़गानिस्तान के साथ चीन में गए थे, वहाँ हमने जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं वांगी के ज़रिए हमने एक सफारतकारी करवाई, जिसके तहत जो है एक आर्जी सुलह हो गई थी हमारी और अफ़गानिस्तान के दरमियान। बदकिस्मती से तालिबान ने उसको जारी नहीं रखा। तो ये मैंने इसलिए बताया कि लोगों के जहनों में शकूक शुबहात हैं कि वो समझ रहे हैं कि वी आर पंचिंग अबव आवर वेट। ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरे जो है खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये कहा था कि आप तकाबुल कर लीजिए, यहाँ दूसरे ममालिक भी हैं, तुर्की है, वो हमेशा सफारतकारी में बहुत अहम किरदार अदा करता रहा है। अफ्रीका में उसने बहुत से झगड़े नाज़े निपटाए हैं, या फ़िलीपींस में मिंदानाओ और फ़िलीपींस की हुकूमत के सिलसिले में उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था। तो इसी तरीके से कतर जो है उसकी रेपुटेशन ही यही है। ओमान जो है पिछले दिनों जो है वो इसके अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात करवा रहा था, जंग से पहले की बात है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये कहूँगा कि अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान के क्रेडेंशियल्स हैं वो किसी दूसरे मुल्क के पास मौजूद नहीं हैं। यानी तुर्की, उसका जो है इसराइल बहुत मुखालिफ है, उसे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स जो गज़ा में आनी थी उसके ऊपर उसने इतराज़ात उठा दिए थे। और फिर जो है मिस्र जो है एक ख़ास हद से आगे नहीं जाना चाहता। और अब जो है सऊदी अरब का हमारे ऊपर एतमाद है, ये तेहरान का हमारे ऊपर एतमाद है, वाशिंगटन का हमारे ऊपर एतमाद है। तो इस वजह से ये जो है ये हम जो किरदार अदा कर रहे हैं उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि हम आलमी अमन चाहते हैं इस खत्ते में, जो पूरे का पूरा जो है ये इस किस्म की एक जंग जारी है, बहुत खौफनाक और हौलनाक जंग जारी है, इसको ख़त्म करें। और दूसरा ये कि हम इस जंग से बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। हमारी मईशत, हमारा पूरे जो है हुक्मरानी के स्ट्रक्चर्स हैं वो इसकी जद में आ रहे हैं। उसके बाद
ہمارے معاشرتی معاملات جو ہے اس سے بگڑیں گے. تو اس وجہ سے جو یہ پاکستان کے اوپر یہ ایک فریضہ عائد ہوتا ہے, اور اس کا میں نے کل کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو میڈیشن ہے یہ ثالثی ہے, اٹس ان دا ڈی این اے آف پاکستان's فارن پالیسی. صحیح صحیح. مسعود خان صاحب, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سابق وزیر دفاع خرم دستگیر صاحب اور ان کے ساتھ ہیں امبیسڈر مسعود. خرم دستگیر صاحب, جو آپ نے کہا نا کہ آبنائے ہرموز ایران کے پاس ایک لیوریج ہے اینڈ اٹس اے بگیسٹ چیلنج دیٹ دے ہیو تھرون ان دس کانفلکٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, امریکہ جو ہے وہ اپنے بحری بیڑے جو ہے وہ پہنچا رہا ہے, ٹروپس آ رہے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر, جو کہ وہ ہمیشہ ڈینائی کرتے ہیں, مارکو روبیو نے بھی کل کہا کہ زمینی افواج کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کیا کسی قسم کے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسپیشل آپس ہو سکتے ہیں بائی دا یو ایس مرینز, اینڈ خصوصاً کیونکہ ان کا فوکس جو ہے وہ خرق آئلینڈ ہے, اور اگر ایسا ہوا تو آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ جی, اس سارے تنازع میں جو ایک نئی بات ابھری ہے کہ امریکہ جو کہ ایک سپر پاور ہے, خاص طور پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے, لیکن اس کی ساکھ اس حد تک مٹی میں ملی ہے صدر ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے کہ امریکہ کی گفتگو پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ابھی جس کا ذکر کیا مسعود خان صاحب نے کہ عمان میں مذاکرات ایک بڑی ایڈوانس سٹیج پر تھے, جی بالکل, لیکن امریکہ نے اچانک جنگ شروع کر دی اور حملہ شروع کر دیا. تو لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ تمام ممالک جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی میں متاثر ہوئی ہے کہ جو عمان میں تو اب ظاہر مذاکرات نہیں ہو سکتے نا, کہ وہاں اتنا ڈباکل ہوا ایران کے لیے. تو اسی لیے اب امریکہ کی گارنٹی کون دے گا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر جو ہے اس میں جو تنازع کے اوپر جو میں کہوں گا ایک کالا سایہ ہے وہ اسرائیل کا ہے کہ کیا اسرائیل کی گارنٹی کو ملک دے سکتا ہے کہ اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے اور جو اسٹریٹ آف ہرمز کھلتی ہے تو کیا 6 مہینے بعد اسرائیل دوبارہ حملہ آور نہیں ہو جائے گا. اسی لیے امریکہ کے جو اہداف تھے, جس میں آئی تھنک میرے خیال میں سب سے بہتر طریقے سے ان کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے جو ان کے عسکری اہداف تھے وہ امریکہ حاصل کر چکا ہے جو انہوں نے کرنا تھا. لیکن اب اگر ایک گراؤنڈ انویژن جو ہے وہ اس کی پاسبلٹی موجود ہے. انہوں نے جاپان سے اپنی ایک فورس جو ہے غالباً 82nd ایئر بورن ہے جو انہوں نے موو کی ہے. لیکن کیا ابھی تک تو دیکھیے نا 4 ہفتے ہو گئے ہیں آج, لیکن ان 4 ہفتوں میں امریکہ کی جو ولنگنس ہے کہ وہ اپنے وسائل اور اپنے فوجی اس مقصد کے اندر جھونکے, ابھی تک وہ ولنگ نہیں ہے, ورنہ وہ کر چکے ہوتے. 4 ہفتے بہت وقت ہوتا ہے, لیکن وہ ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے مختلف حوالوں سے جو صدر ٹرمپ کی دھمکیاں بھی ہیں اور صدر ٹرمپ کی جو موومنٹ بھی ہے, میں تو اسے ایسے ریڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ تمام جو دھمکی بھی دیتے ہیں اور مختلف موومنٹ بھی جو کی ہیں وہ صرف ایک دعوت ہے کہ میرے ساتھ مذاکرات کرو. کیونکہ امریکہ کے اب جو مفادات ہیں وہ یہ بھی بڑی سمجھنے کی اور باریک بات ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تیل کے اوپر امریکہ کا انحصار نہیں ہے. صحیح. ہاں, تو لہٰذا وہ پچھلے 10 سال سے انہوں نے وہ اب خود مختار ہیں تیل میں, بلکہ وہ دنیا کو تیل ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں شامل ہو گئے. تو وہ جو ایک پرانا لینس تھا ہمارا, اس کے ہم کہتے تھے کہ یہ تیل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, اب وہ بالکل درست نہیں رہا. اسی لیے جو ہے وہ مشرق وسطیٰ جو ہے جب ایکچوئل اس کا موقع آیا ہے کہ وہ اپنی پوری کمٹمنٹ کریں تو امریکہ اپنی کمٹمنٹ نہیں کر رہا. تو یہ فیکٹس ہیں, اور اس میں یہ صرف یہ ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اگر مذاکرات, تو ایک تو کل کا اجلاس ہے, لیکن اگر مذاکرات شروع بھی ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑا طویل اور صبر آزما پروسیس ہوگا. ہاں, یہ آپ نے درست کہا, کیونکہ کئی تصفیہ طلب مسائل ہیں. وہ جو پلان شیئر ہوئے تھے, تو امبیسڈر مسعود صاحب جیسے خرم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہوتا یہی ہے کہ آپ میکسیمل پوزیشنز لیتے ہیں, لیکن اگر انہیں دیکھا جائے دونوں اطراف کی جانب سے تو دیر آر نان اسٹارٹر. آپ کو کیا لگتا ہے in so many years of diplomacy کہ what could be in the present scenario, وہ کون سا bare minimum ہوگا جس میں کم از کم عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے, اور جس کے بعد پھر مزید فریم ورک ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے فار ٹاکس, اور پھر آگے جو مسائل ہیں بٹوین ایران اینڈ US ان پر بیٹھ کر ڈسکشن کی جا سکتی ہے.
جو میکسیملسٹ پوزیشنز لی جاتی ہیں وہ اس لیے لی جاتی ہیں کہ ڈومیسٹک کنسٹیٹیوئنسیز کو پلیکیٹ کیا جائے، اور ویسے بھی جو ہے بین الاقوامی برادری کے سامنے بھی اپنی کریڈیبلٹی برقرار رکھنے کے لیے، اور یہ دونوں کی مجبوری ہے، امریکہ کی بھی مجبوری ہے اور ایران کی بھی مجبوری ہے۔ اوکے، اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، اس کے میکسیملسٹ جو پوزیشن ہے وہ ریجڈ ہے اور انالٹریبل ہے۔ مثال کے طور پر گریٹر اسرائیل ہے، یا انہوں نے جو لبنان کے اوپر قبضہ کرنا ہے، یا یلو لائن ان غزہ اس کے اوپر قبضہ برقرار رکھنا ہے، یا سیریا کا جو جنوبی حصہ انہوں نے اپنے ساتھ ملانا ہے، اس میں کوئی وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اور اس جنگ میں اگلے آنے والے 10 دنوں میں جتنا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو اس بات کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کے کاندھوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری آئی ہے، اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو مذاکرات شروع ہوتے ہیں یا سہولت کاری ہوتی ہے، فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب جنگ بندی کا اعلان ہو جائے، یا کوئی ٹروس ہو، یا کوئی پاز ہو، تو جنگ تو شدت اختیار کر رہی ہے۔ آج کا دن جو گزرا ہے جی، اس میں اسرائیل نے 2 بڑے جو ان کے نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر ایک ہیوی واٹر پلانٹ ہے، اور دوسرا جو تھا وہ اس میں جو جس کو کہتے ہیں کہ یلو کیک، رائٹ، یعنی یہ صحیح معنوں میں جو ہے نا، جس میں یورینیم انرچ ہوتا ہے، یا اس کے لیے جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اس کی افسودگی کے لیے ہوتا ہے، اور بشیر کے اوپر وہ پہلے سے حملہ کر چکے ہیں۔ اس لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جنگ جو ہے آنے والے موسم میں، کل جو ہے وہ پولینڈ کے وزیر اعظم یہ بیان دے رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ شدید تر ہو جائے گی، اور جو یہ اس قسم کا جو پاسچر دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے کہ جو ہے 10 دن کی مہلت دی جا رہی ہے، تو اس میں یہ بھی ایک سیناریو ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے پچھلی دفعہ عمان کے ذریعے جو مذاکرات ہوتے وہ ایک روز تھا، یا ایک وہ اسی طریقے سموک سکرین تھی، اسی طریقے سے یہ بھی سموک سکرین نہ ہو، کیونکہ جو امریکہ کے ٹروپس کی موبلائزیشن ہے 82nd ایئر بورن کی اور ایکسپیڈیشنری مرین فورس کی، یہ کچھ میرا مطلب ہے کوئی اچھے آثار نہیں ہیں۔ اس کا بوجھ پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ ایک موونگ ٹارگٹ ہوگا ہمیشہ، مطلب اگر وہاں گراؤنڈ پہ صورتحال بگڑتی چلی جاتی ہے، اب جو ہے اب تک جو خلیجی ریاستیں انہوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن یو اے جو ہے جی، اس نے خاصے جارحانہ بیانات دیے ہیں، ان کی جو وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اقوام متحدہ سے بھی رابطہ کیا ہے، وہ ایک قرارداد بھی لانا چاہتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کے ہاں یہ اس قسم کا احساس پایا جاتا ہے کہ اگر امریکہ جو ہے ان کو ایران کو مکمل طور پر شکست نہیں دیتا، یہ انہوں نے کھل کے کہا ہے، میں کوئی ایسی خفیہ بات نہیں جی کر رہا۔ بالکل، اور یہ خلیجی ممالک کی جانب سے کہا گیا ہے، جو ان کی کونسل نے بھی کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی نہیں چاہیے، بلکہ جو ایران کی جو صلاحیت ہے جنگی اس کو بھی ختم کرنا ہوگا۔ جی، تو اس سلسلے میں یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ کا سوال مختلف تھا کہ وہ کیا درمیانی راستہ ہے، وہ کیا نکات ہوں گے، وہ کیا میڈین پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر فریقین متفق ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں منیمم یہ چیز ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے، امریکہ نے جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے خرم دستگیر صاحب، اس نے اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ جو نیوکلیئر کا معاملہ ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے حوالے کرنا چاہیے۔ وہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاس 460 kg جو انرچ یورینیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصفہان میں دفن ہے، اس کے بارے میں کیا کیا جائے، اور وہ ایک تجویز پہلے یہ تھی کہ امریکہ اسے مانگ رہا تھا، اب جو ہے کہتے ہیں کہ آئیے کے حوالے کر دیے جائیں۔ اوکے، دوسرا جو معاملہ ہے کہ جو ان کا ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس تھا میسائل سے متعلق، وہ بہت انہوں نے ڈیگریڈ کر دیا ہے۔ کچھ ان کے پاس خفیہ میسائلز موجود ہیں لانگ رینج پروبیبلی، اور جو تیسرا ہے وہ ناقابل قبول ہے، جو حلیف ہیں۔ آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوتھیز نے سیدھے جو اسرائیل کے اوپر وار کیا ہے، اور جنگ میدان جنگ جو ہے وسیع تر ہو گیا ہے۔ اس میں پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، اور ہمیں 2 چیزیں کرنی چاہیے۔ ایک محنت کرنی چاہیے، جو محنت کر رہے ہیں وزیر اعظم اور اس کے بعد ہمارے نائب وزیر اعظم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ یہ فریضہ جو ہمیں دیا گیا اس میں ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ مسعود خان صاحب، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔
वेलकम बैक इन फोकस हैं साबिक वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब और उनके साथ हैं एम्बेसडर मसूद। ये जो पाकिस्तान की मुश्किलात का आपने जिक्र किया है खुर्रम दस्तगीर साहब, मैं उस पर ज़रूर आना चाहूँगी और इसको इस पैराहे में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि हमारी खलीजी ममालिक से दोस्ती भी है, अच्छी म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, दिफाई मुआहदा सऊदी अरेबिया से है, लेकिन वो भी मुसर हैं सब जो बयानात अभी तक रिपोर्ट हुए हैं खुसूसन यूएई के हुए कि जो जंगी सलाहियत है वो ख़त्म करना ज़रूरी होगा, आर्जी जंगबंदी से मामलात हल नहीं हो सकते। जी, ये तो एक स्टेज अभी कबल अज़ वक्त होगा कहना, लेकिन एक स्टेज आएगी कि पाकिस्तान को भी अपने मफादात को सामने रख कर एक बहुत ही कहते हैं कि कैलकुलेटेड फैसला करना होगा। मेरे नज़र में तो ये बात वाज़े है कि पाकिस्तान के जो मफादात हैं, एक्चुअल मफादात, मुआशी भी और दूसरे भी, वो ज़्यादा अरब ममालिक के साथ जुड़े हुए हैं। ईरान के साथ हमारी रिलेशनशिप है, लेकिन ईरान एक हमसाया और मुश्किल हमसाया रहा है। हमने अभी गालिबन 2 साल कुछ महीने हुए हैं कि 2024 के आगाज में हमने मिसाइल का भी तबादला किया था। तो ये एक हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन इस वाक़े में पाकिस्तान की जो सफारती साख बेहतर हुई है, उसमें वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान ने ईरान का इस मुश्किल वक्त में साथ दिया है। और मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ कि जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने सेनेट में खुलकर कहा कि ईरान को ये हक हासिल है कि वो अपने लिए सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करे। तो ये बात बहुत कम दुनिया के ममालिक कहने के लिए तैयार हैं। तो ये पाकिस्तान ने बहुत एक मुश्किल लेकिन असूली फैसला किया, जिसकी बुनियाद पे आपने देखा कि जून 2025 में भी ईरानी पार्लियामान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और हालिया 4 हफ्तों में गालिबन 3 दफा जो है ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जी। तो ईरान के साथ जो हमारी का जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, वही वजह है कि पाकिस्तान को इस वक्त इसके जो ये हम कहते हैं डिप्लोमेटिक एमिनेंस हासिल हुई है। पाकिस्तान के लिए ये जरूर है कि हमें वक्तन फवक्तन ये जो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं उनको, कि जिस तरह हमने एक समझे मुश्किल रास्ता इख्तियार किया कि हमने ईरान के ऊपर हमले की भी मजम्मत की, लेकिन ईरान जो हमले अरब ममालिक पर करा था हमने उसकी भी मजम्मत की। सही। तो यहाँ फिर जो है जो सॉवरेंटी का जो किरदार है, जो खुद मुख्तारी है, वो बहुत एक अहम सवाल उठेगा आने वाली जो निगोसिएशन में कि क्या कोई दूसरा मुल्क ये मुतालबा कर सकता है कि जो है वो जिससे उसकी दुश्मनी है उसकी तमाम जंगी सलाहियत वो आज खुद कोई खत्म कर दे या कोई आगे बमबारी करे। क्योंकि बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियाद ही ये है कि आप कोई ऐसा मुतालबा नहीं करते जो आप अपने ऊपर इतलाक करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या कोई ऐसा मौका आ सकता है? तो लिहाजा ये इसलिए मैंने कहा ये बड़ा सबर आजमा प्रोसेस होगा। और इसमें मैं फिर दोहरा देता हूँ कि मेरे ख्याल में सबसे पहले जो जिस पर डिस्कशन होगी वो आबनाए हुर्मुज़ को खोलना और उसको मुस्तकिल खोल कर रखना ही इसको इस इशू को कहते हैं ना वे इनटू द प्रोसेस वो बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका, एम्बेसडर मसूद खान साहब आपका फॉर बीइंग ऑन द शो। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट सर्च जो हुई है उसके पीछे क्या अवामिल हैं। वेलकम बैक। ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद देखा गया है कि कराची पोर्ट ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर सामने आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चेयरमैन पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसिएशन मोहम्मद अली राजपुर साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि ये जो खबरें आई हैं कि कराची पोर्ट में जितनी इस वक्त वॉल्यूम नज़र आ रहा है शिपमेंट्स का, वो पिछले 1 साल के मुकाबले में 24 दिनों में ही नज़र आ गया है, बल्कि कुछ इससे ज़्यादा ही नज़र आ गया है। तो क्या इससे कराची पोर्ट को और उमूमी तौर पर पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंच रहा है? ये फिगर बिल्कुल दुरुस्त है आपका। जहां तक ट्रांसशिपमेंट कार्गो का ताल्लुक है, इसी महीने में जंग के शुरुआत के बाद जितने कंटेनर आए हैं ट्रांसशिपमेंट के, इतने पूरे पिछले साल में नहीं आए हैं। इसका रीजन जाहिर है आपको पता है क्या है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ इस वक्त तकरीबन क्लोज्ड ही हैं जी। और वहाँ पे जो ट्रेडिशनल पोर्ट्स हैं जहाँ पे ये ट्रांसशिपमेंट का काम होता था, जैसे जबल अली है, वो इस वक्त एक्सेसिबल नहीं है। अब जो शिपिंग लाइंस हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रही हैं कि क्या हम
कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के अंदर और कुछ हद तक ग्वादर के अंदर यहाँ से हम कार्गो लेके आए दूसरे डेस्टिनेशंस और ओरिजिन्स के, और वाइस वर्सा वो दूसरे डेस्टिनेशंस और ओरिजिन्स को ले जाएं। ठीक, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी ट्रांसशिपमेंट की पॉलिसी तो पिछले 20 साल से है, राइट, लेकिन कोई नुमाया इसके अंदर वॉल्यूम नहीं थे। इस जंग की जब शुरुआत ही हुई तो हमारे एसोसिएशन ने हुकूमत को कुछ तजवीज़ दी कि भाई आपकी पॉलिसी जो है वो नाकाफ़ी है, इसके अंदर आपको कुछ अमेंडमेंट्स लाना है। सही, और मुझे खुशी है कि हुकूमत ने फौरन उसके ऊपर मेजर्स लिए, ओके, और इसका क्रेडिट मैं मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स को दूंगा और चीफ मेंबर कस्टम और चीफ कलेक्टर को। जितनी भी हमने सजेशंस दी थी तकरीबन 80% उन्होंने मान ली, अच्छा, और उसके रिजल्ट आपके सामने हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो कवानीन हैं उसमें आप कह रहे हैं कि कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो जो ऑफ डॉक टर्मिनल होते हैं कार्गो के लिए, उसमें रखने का कानून मौजूद है या उसमें अब तरमीम की गई है? ये तरमीम थी, सिर्फ ऑन डॉक ट्रांसशिपमेंट अलाउड थी, ऑफ डॉक अलाउड नहीं थी। तो हमने सजेशन दी थी चंद हफ्ते पहले, ठीक, जब जंग शुरू हुई थी फौरन हमने ये सजेशन दिया था। और दूसरा हमने सजेशन ये दिया था कि LCL कार्गो यानी कि लेस दैन कंटेनर लोड होता ये है कि एक होता है फुल कंटेनर, एक होता है लेस दैन। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीजें हुकूमत ने हमारी तजवीज़ों को एग्जामिन करने के बाद अलाउ कर दिया है। अभी भी मैंने मिनिस्टर साहब से और मेंबर कस्टम से ये गुजारिश की है कि इस पॉलिसी को मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमारी मीटिंग ही हुई है परसों और नेक्स्ट वीक हम फिर मिल रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये दूसरी जो हमारी सजेशंस है वो भी हुकूमत मान जाएगी, जिसके वजह से आपके पास एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसशिपमेंट पॉलिसी आ जाएगी। अच्छा, मेरी एफर्ट ये है कि जंग खत्म हो जाने के बाद भी पाकिस्तान एक सीरियस कैंडिडेट हो एज अ इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब। ये 8-10 हज़ार कंटेनर कोई बड़ी बात नहीं है, हम 5 लाख कंटेनर सालाना ले सकते हैं। बट उसके लिए क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? बिल्कुल है, हमारे पास इस वक्त 6 मिलियन कंटेनर हैंडल करने की एनुअल कैपेसिटी है और थ्रूपुट सिर्फ 3.8 मिलियन है। ओके, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सरप्लस कैपेसिटी है, और हमारे टर्मिनल्स बहुत मॉडर्न है, बहुत जदीद हैं, और बेस्ट इक्विपमेंट है एंड बेस्ट ऑपरेटर्स हैं। तो मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसमें। और अगर गवादर फुल ऑपरेशनल हो और आप कहें, आप ये कह रहे हैं कि जंगबंदी के बाद भी ट्रांसशिपमेंट हब बन जाए, कराची पोर्ट हो, पोर्ट कासिम एंड गवादर, तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है फिर मईशत को? तकरीबन मैं समझता हूँ कि इजीली $50 to $100 million additional income to all the stakeholders ओके, per annum. 50 to 50 to 100 million, 50 से 100 मिलियन डॉलर सालाना एक्स्ट्रा इकोनॉमी के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है, और आपने कहा कि तरमीम भी हुई, उसे सही किया, एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम जंग की वजह से कंसेशंस दे रहे हैं, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये कंसेशंस नहीं होने चाहिए थे। और ठीक है, वी डू अंडरस्टैंड द क्राइसिस, लेकिन पाकिस्तान ने सफ़र भी बहुत किया है, और जो अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसे हमें मैक्सिमम लेवल तक लेकर जाना चाहिए था। डू यू एग्री विद दैट? और ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये सजेशन साबिक फेडरल पोर्ट मिनिस्टर, मैरीटाइम मिनिस्टर की तरफ से आया है, अली जैदी साहब की जानिब से। उन्होंने अपने सोशल मीडिया देखें, बात ये है कि यू हैव टू बी सीन एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। राइट, मेरा नहीं ख्याल है कि ये वो टाइम है कि हम एक्सट्रैक्शन करें या प्राइस गाउजिंग करें। तो हुकूमत ने बहुत समझदारी से एक कैलिब्रेटेड डिस्काउंट दिया है। वो डिस्काउंट वॉल्यूम बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिलेगा। दे हैव टू एक्चुअली ब्रिंग ट्रांसशिपमेंट कार्गो इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट। और मैं समझता हूँ कि मजीद हमें इंसेंटिव्स देने की जरूरत नहीं है। बेहतर यह है कि हम पॉलिसी को वर्ल्ड क्लास बनाएं, उसके पॉलिसी के अंदर इनकंसिस्टेंसीज को निकालें, पॉलिसीज के अंदर हम बेहतरी लाएं जो सब स्टेक होल्डर्स को कंफर्ट दे, ताकि जिस तरह पहले दुबई था हमको भी देखा जाए एज अ रीजनेबली
क्या कहेंगे फ्रेंडली जुरिस्डिक्शन टू बी डूइंग दिस ट्रांसशिपमेंट। ओके, अगर पिछले 2025 का क्योंकि अहाता इस वक्त किया जा रहा है कि 2025 में जितने जहाज़ आए पूरे साल के अंदर, वो इन 24-25 दिनों के अंदर हमारे पास वो वॉल्यूम आया है। सो अगर आप कंपेयर करें यू नो द काइंड ऑफ अर्निंग दैट वाज मेड इन 2025 थ्रू आउट द ईयर, क्या कंसेशंस के बावजूद हमने उस अर्निंग तक मैच कर लिया है? बिकॉज अगर कंसेशंस हैं भी लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है तो यकीनन वी कैन मैच दैट फिगर। नहीं, आई थिंक दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। सबसे पहले जब आप कहते हैं जहाज, मैं बात कर रहा हूँ कंटेनर्स की। आपने भी बात शुरू की थी, कंटेनर्स थी जी। आपको पता है एक जहाज में हजारों कंटेनर आते हैं, तो इट्स नॉट द नंबर ऑफ शिप्स, इट्स द नंबर ऑफ कंटेनर्स। ओके, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हमने कितना गेन किया या कितना लूज किया, जैसे मैंने पहले फरमाया, हमें एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल क्रिएट करना है कि जंग हो या ना हो, जंग खत्म हो, उसके बाद भी हम अगले चंद सालों के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेल करें, यूज करें और उसको मोनेटाइज करें। एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड श्योर कि ये नेट नेट पॉजिटिव होगा पाकिस्तान के लिए। ये कंसेशंस बहुत माइनर है। ओके, ऑलराइट। तो मुझे ये भी बताइएगा राजपर साहब कि लॉन्ग टर्म में अगर हम इस पॉलिसी को देखें या लॉन्ग टर्म में वैसे देखें, और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये मौका है कि ना सिर्फ अभी जंग के वक्त बल्कि जंग ख़त्म होने के बावजूद भी कराची पोर्ट या पोर्ट कासिम या इवन गवादर जब वो फुली ऑपरेशनल भी हो जाए, किसी ज़माने में ये समझा जाता था कि पाकिस्तान विल बी द हब, लेकिन वो ना बचा और हमने देखा कि गल्फ़ ममालिक के खुसूसन यूएई के पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी में किस किस्म के आप समझते हैं लूप होल्स हैं जिसे प्लग इन करने की ज़रूरत होगी? हमारी पॉलिसी के अंदर कुछ चीज़ें थी जो फ्रेंडली है, जहां तक कार्गो की इंस्पेक्शन के इश्यूज थे, कार्गो की स्टोरेज के इश्यूज थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वन बाय वन उन चीज़ों को हम डील कर रहे हैं। अब सिर्फ एक दो चीज़ें रह गए हैं और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उसके भी एसआरओ आ जाएंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान शिप्स एजेंट्स एसोसिएशन हमारे साथ मोहम्मद अली राजपर फॉर पार्टिसिपेटिंग। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है कि कराची पोर्ट पर जो ट्रांसशिपमेंट सर्ज है वो नज़र आ रही है, और इसके लिए जो फौरी तौर पर जैसे उन्होंने बताया कि कवानीन में तब्दीली की ज़रूरत थी वो भी कर दी गई है और मज़ीद इसके ऊपर काम किया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।